हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्युत्तर संग्रह में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं मनोविज्ञान के टेस्ट सीरीज नंबर 4। इससे पहले हमने 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखें। और टेस्ट सीरीज कराने का इंटेंशन ये है कि कम से कम आप अपने आप का आकलन करें और पता करें कि आपकी जो तैयारी है किस दिशा में जा रही है और कोई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको इसके किसी क्वेश्चन के पीछे रीज़न क्या है और इसका ऑप्शन क्यों सही हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाए जाते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं कि मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार की पुनर्वलन में होती है? क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार की पुनर्वलन में होती है? तो ये आपको पता है कि पुनर्वलन से संबंधित प्रश्न है और ये क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर के क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सतत पुनर्वलन, विच्छिन्न पुनर्वलन, आंशिक पुनर्वलन, ए और बी दोनों, यानी सतत और विच्छिन्न पुनर्वलन दोनों। तो इसका ऑप्शन होगा डी, सतत पुनर्वलन और विच्छिन्न पुनर्वलन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से क्या एक सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? क्रिएटिविटी क्या बोल रहा है कि क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, उत्पादकता, प्रवाह, मौलिकता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सृजनात्मकता के अंतर्गत उत्पादकता भी आती है कि नहीं, प्रोडक्टिविटी होती है, यानी हम कुछ उत्पादन करने की बात करते हैं। कहने का तो हम कुछ क्रिएट करने की बात करते हैं। प्रवाह यानी कि तारतम्यता बनी रहती है, बिना रुके चलते रहता है। मौलिकता यानी कि मूल चीज़ें होती है, उसके अंतर्गत कोई बनावटी चीज़ें नहीं होती। तो सब तीनों इसके तत्व हैं, तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्या इसमें बोला था नहीं है? तो यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों हमारे तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु का प्रारूप प्रतिपादित किया। यानी कि श्रव्य दृश्य में जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो उसमें उसको वर्गीकृत करने के लिए अनुभव शंकु का प्रारूप का प्रतिपादन किसने किया? I.K. डेविस, एडगर डेल, एन फ्लेंडर या हार्ट? तो अनुभव शंकु किसने दिया था? एडगर डेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका साइकोलॉजी हो या कोई भी आपका सब्जेक्ट का पेडागोजी हो, उसमें भी आ जाता है। इसको जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता कौन है? स्पीयरमैन, एल थ्रस्टन, जे गार्डनर, एच गार्डन? तो फ्रेंड्स ऑफ माइंड किसके लिखे हुए हैं? एच गार्डनर के। जे गार्डनर और एच गार्डनर में कंफ्यूज ना करें, इसका एच गार्डनर जरूर याद रखें। हावर्ड गार्डनर, पूरा नाम क्या है? हावर्ड गार्डनर। और फ्रेंड्स ऑफ माइंड उन्हीं की पुस्तक है जिसमें इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं और बोला है कि सभी बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी आपस में मिले जुले नहीं है। सभी बुद्धि क्या है, जो 9 प्रकार है बुद्धि के, वो सभी स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित है? यहाँ पर बोल रहा है कि कौन से मनोवैज्ञानिक है जो संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित है? पीटर सेलो, जॉन मिलर, डेनियल गोलमैन, उपयुक्त सभी? तो आप सभी को पता है कि पीटर सेलो और जॉन मेयर ये दोनों एक साथ दिया था विचार, और डेनियल गोलमैन भी संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, यानी कि तीनों ये क्या है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जिसे कहते हैं ZPD, जोन प्रॉक्सिमल
जेड निकटस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? वाइगोत्स्की, प्रेसी, प्याजे, कोहलबर्ग। तो जेड-पीडी की अवधारणा किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, प्रेसी ने सर्वप्रथम क्या किया था? प्रेसी ने सर्वप्रथम मशीन का प्रयोग किया था, शिक्षण में मशीन का प्रयोग किया था। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था और कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था। तो इसका क्या होगा? जेड-पीडी किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। कहने का मतलब कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? हेंस आइजैक, कैटल, आलपोर्ट, कार्ल रोजर्स। तो अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का ऑप्शन है हेंस आइजैक। अगर अंतर्मुखी बहिर्मुखी की बात करें तो यूंग ने दिया था, और अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण किसने दिया था? हेंस आइजैक ने। क्वेश्चन नंबर 8 है मनोविश्लेषण का मानना है कि किस मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन जिसके द्वारा ईगो ईड पर अक्षत रहता है क्या कहलाता है? एक सिद्धांत है, किस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जो ईगो है ना ईड पर अक्षत रहता है क्या कहलाता है? सुपर ईगो, दबाव, आमोद सिद्धांत या द्वंद्व? तो इसका ऑप्शन होगा दबाव। क्या होता है? जब ईगो ईड पर अक्षत रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक कौन हैं? जॉन डब्ल्यू वेस्ट, पीटर सेलो, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन। तो इसका ऑप्शन होगा डेनियल गोलमैन। पुस्तक का नाम क्या है? वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी रहता है? कहता है कि अधिगम जो अनुभव है ना किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी रहता है? विलंबित अनुबंधन, समकालीन अनुबंधन, अनुमार्गी अनुबंधन, पश्चिगामी अनुबंधन। तो इसका ऑप्शन होगा विलंबित अनुबंधन। इसमें क्या होता है कि पहले घंटी बजाई जाती है और उसके कुछ देर बाद खाना दिया जाता है, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया साथ साथ नहीं होता है। उद्दीपक और इसमें पहले क्या होता है कि पहले घंटी बजाई जाती है, कुछ देर बाद खाना आता है, यानी कि 4-5 सेकंड का अंतराल रहता है। समकालीन अनुबंधन में क्या होता है कि दोनों साथ साथ दिए जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपने घंटी बजाया और हाथ साथ खाना भी दे दिया तो कुत्ते को लात टपाने की जरूरत ही नहीं है। अनुबंधन, आपको पता है कि अनुबंधन से संबंधित जो प्रश्न है ये किससे संबंधित है? पावलोव के क्लासिकल सिद्धांत से संबंधित है, क्लासिकल थ्योरी से। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। अनुमार्गी अनुबंधन या पश्चिगामी अनुबंधन। पश्चिगामी अनुबंधन क्या होता है कि आपको खाना भोजन पहले दे दिया जाए और घंटी बाद में बजाया जाए, तो कोई मतलब ही नहीं। जब खाना पहले ही मिल गया तो घंटी बाद में बजाया जाएगा तो उसे कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लार क्यों टपकाएगा जब खाना उसे पहले ही मिल गया। तो इसका सही ऑप्शन है कि सर्वाधिक प्रभावी कब होता है? विलंबित अनुबंधन। कहने का मतलब कि घंटी पहले बजाया जाए और घंटी बजाने के 4-5 सेकंड अंतराल के बाद खाना दिया जाए। जब कुत्ते ने घंटी से ही लार टपकाना शुरू कर देता है तब। क्वेश्चन नंबर 11 है प्याजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी कि आपको पता है कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का। और इसमें भी उन्होंने चार अवस्था बताई, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 से ऊपर। कहने का मतलब कि जो पहली अवस्था थी, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था क्या है? तो पहली ये 7 से 12 किसमें? तीसरी अवस्था में आ रही है। 7 से 12 किसमें? तीसरी अवस्था में आ रही है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। जो तीसरी अवस्था है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। चौथी अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और पहली है संवेदी गामक।
ये पियाजे का जो चारों संज्ञानात्मक विकास में जो चारों अवस्था है वो जरूर याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में जो जो उन्होंने टैग वर्ड बताए हैं, जो वर्ड बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन क्या होता है इसे ज़रूर समझ लें। अगर ऑप्शन में आता है तो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम के तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है। अधिगम के तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है। तत्परता से आपको पता चल गया होगा कि अधिगम में तत्परता के नियम किसने सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक ने नियम 3 प्रमुख नियम बताए हैं और 5 गौण नियम बताए हैं। 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, तो उसमें अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। तो इसमें बोल रहा है कि तत्परता के नियम में क्या नहीं है, अधिगम के तत्परता के नियम का अर्थ क्या नहीं है। अधिगम हेतु प्राप्त ज्ञान का अर्जन, अधिगम हेतु पर्याप्त अभिप्रेरणा, अधिगम हेतु पर्याप्त योग्यता एवं रुचि, अधिगम के प्रति सुखद अनुभव। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नहीं है। ऑप्शन में बोल रहा है नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं है, मतलब यह अधिगम हेतु प्राप्त ज्ञान का अर्जन। ऑप्शन ए ही है जो इसमें नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो अधिगम हेतु पर्याप्त अभिप्रेरणा, बिल्कुल अगर अभिप्रेरित रहेंगे तब तत्पर रहेंगे किसी काम को करने के लिए। अगर आपको पर्याप्त और रुचि, योग्यता और रुचि, अगर योग्यता है आप में और रुचि है किसी कार्य को करने की तो आप अपने आप तत्पर रहेंगे। और अगर कोई काम है उसके प्रति सुखद अनुभव, आपको सुखद अनुभव मिल रहा है कि हाँ इसे काम से मुझे खुशी मिलती है, कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, तो ये भी आपके तत्पर रहेंगे किसी काम को करने के लिए। लेकिन ये क्या बोला है, अधिगम हेतु प्राप्त ज्ञान का अर्जन, जो अपने सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की बात हो रही है। तो जब आपको तत्परता क्यों रहेगी, सिर्फ ज्ञान अर्जन की बात हो रही है। लेकिन जब आप अभिप्रेरित रहेंगे, आप योग्यता आपकी रुचि के अनुसार होगा, आपको सुखद अनुभव प्राप्त होगा, तो जरूर तत्पर रहेंगे। तो इसका नहीं है कि बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता है। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता है। आप लोगों को पता है कि व्यक्तित्व के बारे में अभी मैंने बताया था कि यूंग ने 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बालक होते हैं जो अपने स्वभाव से बिल्कुल लजालू स्वभाव के होते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते और सामाजिक नहीं होते हैं। और बहिर्मुखी है जो सामाजिक होते हैं और किसी से मिलना जुलना पसंद होता है, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, उन्हें बातचीत करना अच्छा लगता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अंतर्मुखी बालक की विशेषता है, विशेषता की बात कर रहा है। कक्षा में सभी से मेलजोल की बात करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहिर्मुखी की पहचान है, अभी मैंने बताया था कि मेलजोल रखना, किसी से बात विचार करना, ये क्या होता है, बहिर्मुखी बालक की पहचान होती है। पाठ्य सहगामी क्रिया में निरंतर भाग लेना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बच्चे शर्माते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम किसी क्रिया में भाग लें, बिल्कुल लजालू स्वभाव के होते हैं। वह एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाले होता है, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा है, वह एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। नहीं पर जरूर ध्यान दें, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। लक्ष्य का प्रतिस्थापन, बाधा का विनाश, दीवा स्वप्न, व्याख्या और निर्णय। तो इसका बोल रहा है कि नहीं है, तनाव दीवा स्वप्न ही है। दीवा स्वप्न क्या है, अप्रत्यक्ष विधि है, जिसमें यह दीवा स्वप्न किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। वो बिल्कुल सपने हवाई किले बनाते हैं उसमें। दीवा स्वप्न में क्या होता है कि हवाई किले बनाते हैं, हम यहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, हम लोगों के बड़े हीरो के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो ये दीवा स्वप्न होता है, किशोरावस्था की पहचान है। और क्या बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि नहीं है, क्योंकि दीवा स्वप्न क्या है, अप्रत्यक्ष विधि है। और बाकी प्रत्यक्ष विधि है कौन कौन सा, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, बाधा का विनाश और व्याख्या और निर्णय। ये तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। लेकिन जो नहीं है वो क्या है, दीवा स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 15 है, समग्रता सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी की बात कर रहा है। समग्रता सिद्धांत, समग्रता आपको पता है जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट थ्योरी, और जिसका अर्थ होता है समग्रता। इसके प्रवर्तक कौन है, R.M. गैने, वर्दिमर ओवन, ब्लूम, स्किनर। तो समग्रता सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वर्दिमर और अन्य। और बाकी देख लेते हैं। गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, ब्लूम ने 3 प्रकार बताए हैं, और स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है। तो इसका आंसर होगा बी, वर्दिमर और अन्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक यानी कि स्वयं का कारक है, किसी दूसरे से नहीं है।
तो संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता और आयु। तो यहाँ पर बोला व्यक्तिगत यानी स्वयं का इंडिविजुअल, तो परिपक्वता एवं आयु जो किसी की होगी तो आयु खुद की ही होगी, किसी और की नहीं बात की जा रही है। परिपक्वता खुद ही परिपक्व है होने की बात हो रही है। जहाँ तक बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो संचार के साधन क्या है? बाहरी कारक है। समवयस्क समूह भी बाहरी कारक है और अध्यापक भी बाहरी कारक है। लेकिन ये क्या है? व्यक्तिगत कारक पूछ रहा है, तो स्वयं का परिपक्वता और स्वयं की आयु ही व्यक्तिगत कारक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पावलोव के क्लासिकल थ्योरी की बात कर रही है में क्या होता है? पहले भोजन उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की जाती है, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता है, भोजन और ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, भोजन प्रस्तुत किया गया। नहीं, तो यहाँ पर शास्त्रीय सिद्धांत में क्या होता है कि पहले ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता है। अभी मैंने बताया था आपको कि विलंबित अनुबंधन सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि उसे भोजन के प्रति लार टपकाना है, तो ध्वनि उसने अनुबंधन स्थापित कर लिया घंटी में भी और भोजन में। तो पहले घंटी बजाया जाता है, उसके बाद भोजन दिया जाता है। उस भोजन और ध्वनि में अनुबंधन स्थापित कर लेता है। तो इसका ऑप्शन होगा क्या है? पावलोव के शास्त्रीय सिद्धांत में पहले ध्वनि बाद में भोजन प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि पहले घंटी बजाई जाती है, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 18 है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, उपयुक्त सभी। तो वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। वृद्धि और विकास लगभग एक दूसरे के पूरक है। विरोधी तो यहाँ पर अपने आप में ही गलत है। विरोधी बिल्कुल अलग, दोनों अलग नहीं जाते। समान है, बिल्कुल समान भी नहीं कर सकते। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता है। तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं, और जब दोनों नहीं हो सकते हैं तो तीसरा अपने आप कट गया, उपयुक्त सभी, और जो बच गया वही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप एलिमिनेट जरूर करें, एलिमिनेशन से आप आंसर तक अपने आप पहुँच जाएंगे। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा जा रहा है तो आप देखिए कि कौन सा नेगेटिव है, और जो नेगेटिव नहीं है वही अपना आंसर होगा, और जहाँ क्वेश्चन पॉजिटिव है और जिसमें एक नेगेटिव होता है वही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। मैंने पहले भी वीडियो बता चुका है कि निःशक्त बालक किसे कहा जाता है। तो निःशक्त बालक वो होते हैं जो थोड़ा अपंग होते हैं, कोई दिक्कत होती है उन्हें, तो उन्हें निःशक्त बालक की श्रेणी में रखा जाता है। उनका नया नाम दिया गया अभी, निःशक्त बालक। तो क्या बोल रहा है कि शिक्षा का प्रावधान कैसे किया गया निःशक्त बालकों के लिए? समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों को समावेशी शिक्षा द्वारा, यानी कि सभी बच्चे समान हैं और सबको एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा यही कहता है कि आप निःशक्त बालक को, सामान्य बालक को, प्रतिभाशाली बालक को, सभी को एक साथ शिक्षा दिया जाए। तो समावेशी शिक्षा के द्वारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिया जाए, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराया जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिया जाए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों की बात की जा रही है। अब हम ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे? क्या बोलेंगे कि उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराया जाए। नहीं, बिल्कुल वो तो एटीट्यूड आ जाएगा उनमें। अगर हम बता देंगे कि आप तो बहुत अच्छे हो, आपको तो कहीं कुछ किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो उनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ जाएगा। उन्हें लगातार पुरस्कार दिया जाए। लगातार अपने आप में गलत है, किसी चीज़ को जरूरत के अनुसार, कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जते, किसी चीज़ की अति बेकार होती है। तो यहाँ पर लगातार की बातें हो रही है, जो अपने आप में ही गलत है। अगर ये दोनों गलत है तो डी अपने आप में गलत है, जो बच गए वही अपना आंसर है। उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिया जाए, उन्हें जो विशिष्ट योग्यता है उसके अनुसार से विशेष अवसर दिया जाए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।